आपको मेरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे +2 हिंदी गद्याखंड पाठ 3 के अभ्यास प्रश्न। कल की वीडियो में मैंने आपको पाठ का सार बताया था, तो चलिए शुरू करते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। पहला है, पसोबा की प्रसिद्धि का क्या कारण था और लेखक वहाँ क्यों जाना चाहता था। जी हाँ, प्रश्न है पहला कि पसोबा की प्रसिद्धि का कारण क्या था और लेखक क्यों जाना चाहता था। ये जो है कच्चा चिट्ठा अध्याय के अभ्यास प्रश्न है, कच्चा चिट्ठा। तो इसका उत्तर रहेगा, बहुत ही आसान सा उत्तर है। इसके जो लेखक थे वो थे ब्रज मोहन व्यास। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी है तो आपको ज़रूर जो है लेखक के बारे में भी पता होगा, और ये जो पाठ है कच्चा चिट्ठा इसके बारे में भी समझ आ गया होगा। तो इसका पहला क्वेश्चन है, पसोबा की प्रसिद्धि का क्या कारण था और लेखक वहाँ क्यों जाना चाहता था। बहुत ही सिंपल सा जवाब है, जैसा कि पाठ के सार से ही स्पष्ट हुआ था कि कौशाम्बी से दूर पसोबा नामक जैन तीर्थ स्थल है। जो पसोबा था वो मैंने आपको समझाया था कि ये जो है जैन का तीर्थ स्थल है। और जो ब्रजमोहन व्यास ने सुन रखा था कि वहाँ पर एक गुफा में महात्मा बुद्ध व्यायाम करते हैं। क्या सुन रखा था उन्होंने कि महात्मा बुद्ध है, वहाँ पर एक गुफा है, वहाँ पर जो है व्यायाम किया करते थे महात्मा बुद्ध। और कहावत प्रसिद्धि थी कि अशोक ने वहाँ पर एक स्तूप भी बनाया था। ये भी जो है दूसरी जो मेन पॉइंट है कि अशोक ने वहाँ पर एक स्तूप बनाया था। पहला पॉइंट क्या था कि वहाँ पर एक गुफा है जिसमें महात्मा बुद्ध व्यायाम किया करते थे, और दूसरा था कि अशोक ने जो है वहाँ पर एक स्तूप बनाया था और जिसमें जो है बुद्ध के नखंड और बाल सुरक्षित थे। महात्मा बुद्ध के जो है उसमें नखंड और बाल रखे हुए थे। और व्यास जी को लगता था कि वहाँ पर अवश्य ही प्राचीन कलाकृतियाँ, विशेषकर शिलालेख और मूर्तियाँ आदि भी मिलने की संभावना है। और कौशाम्बी से उन्हें कुछ मिला नहीं था। कौशाम्बी से तो उन्हें खाली हाथ जो है वो लौटाए थे, उन्हें कुछ नहीं मिला था, इसलिए वे कुछ न कुछ पसोबा से ले जाना चाहते थे। इसलिए जो है खाली हाथ लौटना उन्होंने नहीं सीखा था। ये बहुत आसान सा जवाब है इसका। दूसरा, मैं कहीं जाता हूँ तो छूछे हाथ नहीं लौटता। छूछे हाथ लौटने का मतलब हुआ कि खाली हाथ नहीं लौटता। से क्या तात्पर्य है, और लेखक कौशाम्बी लौटते हुए अपने साथ क्या क्या लाए। तो देखिए उत्तर रहेगा, लेखक छूछे हाथ अर्थात खाली हाथ कहीं से भी नहीं लौटते थे। कौशाम्बी से उन्हें कुछ मिट्टी की मूर्तियाँ और मनके मिले हुए थे। एक गांव से गुजरते हुए पेड़ के नीचे उन्होंने क्या देखा था, चतुर्मुख शिव की मूर्ति मिली थी जिसे वो उठा लाए थे। यह मूर्ति लगभग 20 किलो की थी, और बाद में जैसा कि पाठ में हमने पढ़ा था कि गांव के लोग क्या किया, इलाहाबाद आकर इस मूर्ति को जो है वापस ले गए थे। शिव की मूर्ति के गायब होने पर उन्होंने जो है निर्जल व्रत प्रारंभ कर दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला था कि अगर जो भगवान शिव हमें नहीं मिलेंगे तो हम जो है पानी तक नहीं पिएंगे। इसलिए जो है इस स्थिति को गंभीरता में देखकर उन्होंने यह मूर्ति सहर्ष गांव वाले लोगों को लौटा दी थी। व्यास जी ने जो है यह मूर्ति उन गांव वालों को वापस दे दी थी। थर्ड क्वेश्चन है कि चंद्रायण व्रत करती हुई बिल्ली के सामने एक चूहा स्वयं आ जाए तो बेचारी को अपना कर्तव्य पालन करना ही पड़ता है। लेखक ने यह वाक्य किस संदर्भ में कहा और क्यों। लेखक जी ने जो है यह वाक्य किस संदर्भ में कहा, तो उत्तर होगा कि बिल्ली भले ही पुण्य कमाने के लिए व्रत रख लें, पर जब कोई चूहा उसके सामने आ जाए तो उसे मारकर खाना ही उसका कर्तव्य हो जाता है। चूहा खाने का लालच वह नहीं छोड़ सकती। लेखक ने यह वाक्य अपनी मनोदशा को प्रकट करते हुए लिखा है, क्योंकि अपनी आंखों के सामने और पेड़ के नीचे पड़े
चतुर्मुख शिव की लावारिस मूर्ति को देखकर चाहकर भी व्यास जी उसकी अनदेखी न कर पाए और उस मूर्ति को चोरी से वहाँ पर लाए। इस जो है बात पर जो है व्यास जी ने यह संदर्भ दिया था कि चंद्रायण व्रत करती हुई बिल्ली के सामने चूहा आ जाए तो बेचारी बिल्ली को अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। नेक्स्ट है, अपना सोना खोटा तो पर खवैया को कौन दोष, से लेखक क्या तात्पर्य है। ये कहावत है, ये अपना सोना खोटा तो पर खवैये का कौन दोष। इस कहावत का अर्थ है कि यदि अपने सोने में ही खोट हो तो फिर उसे खोटा बताने वाले सुनार को क्यों दोष दिया जाए। लेखक व्यास जी ने यह बात अपने विषय में कही है, क्योंकि इलाहाबाद के आसपास जब कभी कोई कलाकृति चोरी होती थी तो नाम व्यास जी का लगता था, क्योंकि वो बदनाम थे कि उन्हें जहाँ कहीं पे लावारिस कोई चीज़ पड़ी हुई मिलती थी वो उसको जो है उठा कर ले आते थे। व्यास जी कहते हैं कि वे इसके लिए किसी और को दोषी नहीं मार सकते, क्योंकि लोग आमतौर पर सच ही उनका नाम ले लेते थे, क्योंकि ये बात जो है आमतौर पर सच भी थी, क्योंकि जो है व्यास जी तो इस तरह से मूर्तियाँ और जो भी चीज़ें उन्हें ऐतिहासिक मिलती थी उनको वो ले आते थे। और नेक्स्ट जो है 5वां प्रश्न है, गांव वालों ने उपवास क्यों रखा और उसे कब तोड़ा, दोनों प्रसंगों को स्पष्ट करें। देखिए ये है प्रश्न, इसका उत्तर रहेगा कि गांव वालों ने उपवास क्यों किया। बहुत ही इसका साधारण सा उत्तर होगा कि कौशाम्बी के निकट के एक गांव में पेड़ के नीचे व्यास जी को चतुर्मुख शिव की मूर्ति दिखाई पड़ी थी। ये कोरिलेट हो रहे हैं, ऊपर भी जो है सेम ऐसा ही जवाब आ चुका है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे बस। कौशाम्बी के निकट जो है एक गांव में पेड़ के नीचे व्यास जी को क्या हुआ था, शिव की मूर्ति जो कि चतुर्मुख थी 4 मुखों वाली, वह पड़ी हुई दिखाई दी और व्यास जी मूर्ति चुराने का लालच नहीं छोड़ पाए और 20 शेर की उस मूर्ति को उठाकर इलाहाबाद ले आए और उसे संग्रहालय में रखवा दिया। और परंतु जैसे वहाँ पर लोगों को पता चला कि शिव की मूर्ति तो गायब है, तो लोगों ने उपवास रख लिया, यहाँ तक कि उन्होंने पानी तक जो पीने से भी मना कर दिया। फिर क्या था, और उन्होंने यह प्रण लिया कि जब तक मूर्ति वापस नहीं आएगी वह न तो खाएंगे न तो पिएंगे। और लास्ट में क्या हुआ, अंत में 15-20 गांव वाले इलाहाबाद नगर पालिका कार्यालय जहाँ पर जो है व्यास जी नौकरी करते थे वहाँ आकर व्यास जी से मिले। उन्होंने व्यास जी को अपनी प्रतिज्ञा बताई और मूर्ति लौटा देने के लिए कहा, परंतु जो है क्या किया, व्यास जी ने भी उनकी स्थिति को देखा और उनकी नजाकत को भाव कर उन्होंने आदर सहित मूर्ति गांव वालों को लौटा दी और गांव वालों को विदा कर दिया। मूर्ति पाकर ही गांव वालों ने अपना उपवास तोड़ा। नेक्स्ट है, लेखक बुढ़िया से बोधिसत्व की 8 फुट लंबी मूर्ति प्राप्त करने में कैसे सफल हुआ था। इसका उत्तर रहेगा कि कौशाम्बी के गांव में घूमते हुए लेखक को एक खेत के किनारे से क्या हुआ था, बुद्ध की 8 फीट की जो है लंबी मूर्ति मिली थी। कौशाम्बी से ही जो यह मिली थी, जब जो है लेखक गांव में खेतों में घूम रहे थे तो वहाँ पर जो है खेत के किनारे 8 फुट की बुद्ध की मूर्ति पड़ी हुई उन्हें मिली। जैसे ही वह उसे उठाने लगे तो क्या हुआ कि एक जो बुढ़िया थी वह आकर उन्होंने लेखक को रोक दिया और मूर्ति पर अपना हक जताया। उसने बताया कि मूर्ति खेत से निकालते समय उसके हल की नोक टूट गई और उसकी भरपाई कौन करेगा। तो लेखक बुढ़िया के लालच को समझ गया, क्योंकि जो है जब बुढ़िया ने ये बातें कही तो लेखक को समझ आ गया और लेखक ने अपनी जेब से 20 रुपये खनखनाते हुए बुढ़िया का नुकसान पूरा करने के लिए जो है 2 रुपये की पेशकश की, क्योंकि लेखक की जेब में जो है 20 रुपये थे
और फिर जो है उन्होंने क्या किया कि उस अपनी जेब से निकाल कर बुढ़िया को 2 रुपये दे दिए और बुढ़िया तुरंत मान गई। और लेखक जो है जो पत्थर की बुद्ध की मूर्ति थी जिसका सिर कटा हुआ था उसे जो है 2 रुपये देकर उसे खरीदने में सफल हो जाते हैं। ये था इसका जवाब। तो चलिए नेक्स्ट। ईमान ऐसी कोई चीज़ मेरे पास हुई नहीं, उसके डिगने का कोई सवाल नहीं उठता, यदि होता तो इसका बड़ा संग्रह बिना पैसे कौड़ी के ही नहीं सकता के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। प्रश्न जो है फिर से रिपीट कर देती हूँ। ईमान ऐसी कोई चीज़ मेरे पास हुई ही नहीं तो उसके डिगने का कोई सवाल ही नहीं उठता, यदि होती तो इतना बड़ा संग्रह बिना पैसा कौड़ी के हो ही नहीं सकता के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। ये जो है 7वां क्वेश्चन है। तो चलिए उत्तर इसका रहेगा कि एक जो है फ्रांसीसी पर्यटक एक बार व्यास जी द्वारा जो बनाया गया था संग्रहालय इलाहाबाद उसको देखने के लिए आए और लेखक ने उनको क्या समझा था कि कला का पारखी की कला को परखने वाला होगा, ऐसा समझकर उन्हें जो है उन्होंने संग्रहालय दिखाया और उसने कहा कि संग्रहालय सचमुच कीमती है और रुपयों में इसकी कीमत तो लाखों है। और बुद्ध की मूर्ति को उसने 10,000 में खरीदने की पेशकश की और व्यास जी को उसका यह व्यवहार बहुत बुरा लगा और उन्होंने जो बुद्ध की मूर्ति थी उसको बेचने से मना कर दिया। फ्रांसीसी पर्यटक ने कहा कि इतनी कीमत सुनकर तो किसी का भी ईमान डिग सकता था। इस पर लेखक महोदय व्यंग्यपूर्वक कहते हैं कि ईमान जैसी चीज़ उसके पास है ही नहीं, यदि होती तो कब की डिग चुकी होती। लेखक कहता है कि बिना पैसे खर्च किए हुए इतना बड़ा संग्रहालय बनाना ईमानदारी से ही संभव था। कहने का भाव है कि उन्होंने जीवन भर अपने पैसे से ही वस्तुएं खरीदी और संग्रहालय को दान कर दी है। बिना पैसे के इतना बड़ा संग्रहालय वे तभी बना पाए हैं जब लोगों ने उनकी ईमानदारी पर विश्वास करके अपनी बहुमूल्य वस्तुएं उन्हें सौंप दी थी। तो इतना ही इसका जो है साधारण सा जो जवाब उन्होंने फ्रांसीसी को दिया था। और नेक्स्ट है 2 रुपये में प्राप्त बौद्धिस्तों की मूर्ति पर 10,000 क्यों निछावर किए जा रहे थे। कोरिलेट ही है इसका ऊपर और 7वें का भी और 8वें का सिमिलर सा इसका जवाब रहेगा। जिस 8 फुट ऊंची बौद्धिस्तों की मूर्ति को ब्रजमोहन व्यास ने मात्र 2 रुपये में अपने संग्रहालय के लिए खरीदा था वह लाल पत्थर की कनिष्क कालीन प्राचीन मूर्ति थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि बौद्धिस्तों की जो 8 फुट की ऊंची मूर्ति थी जिसे केवल जो है 2 रुपये में खरीदा था वो वास्तव में लाल पत्थर की कनिष्क जो राजा हुए हैं उनके काल की एक प्राचीन मूर्ति थी जिसका सिर नहीं था परंतु उसके पाँव में जो खुदाई करके उसका क्या था देखिए ध्यान देंगे आप कि जो मूर्ति थी ना 8 फुट की उसका जो है सिर नहीं था परंतु उसके जो पाँव में खुदाई करके लिखा गया था क्योंकि जो पाँव के पास खुदाई थी उसमें जो है उसकी डेट लिखी हुई थी उसे पता चला कि ये जो है कितनी प्राचीन मूर्ति है। और फ्रांसीसी कलाकृतियों के जो व्यापारी थे वह उसकी कीमत 10,000 रुपये लगा रहे थे परंतु जो व्यास जी ने नहीं बेची। जिस बुढ़िया ने 2 रुपये के लालच में मूर्ति व्यास जी को ले जाने दी थी वह अनपढ़ कलाकृति के महत्व से अनजान थी और व्यास जी कला प्रेमी और अपने देश की कीमती धरोहर की रक्षा करने के लिए जो है उन्होंने प्रण लिया हुआ था, इसलिए जो है उन्होंने फ्रांसीसी को वह मूर्ति नहीं बेची। राष्ट्रीय जो है पुरातत्व महत्व की इस मूर्ति को वे किसी भी कीमत पर किसी विदेशी को नहीं दे सकते थे क्योंकि जो है व्यास जी निहायत ईमानदार थे और उनके द्वारा जो है एकत्रित की हुई कलाकृतियों को संग्रहालय तथा राष्ट्र की संपत्ति वे मानते थे। ये इसका जवाब रहेगा। और 9वां क्वेश्चन है भद्रमत शिलालेख की क्षतिपूर्ति कैसे हुई स्पष्ट करें। ये जो है इसका जवाब रहेगा कि कौशाम्बी से कुछ दूर
कौशाम्बी से कुछ दूर एक गांव में गुलजार मियाँ, ये भी जो है पाठ के सार में आया था एक जगह कि कौशाम्बी के कुछ दूर एक गांव में गुलजार मियाँ के पास जो है भद्रमत का शिलालेख था। गुलजार व्यास जी के एक जो है मित्र थे और शिलालेख उन्हें देना चाहते थे। भारत के पुरातत्व विभाग के महानिदेशक ने जबरदस्ती यह शिलालेख 25,000 रुपये में गुलजार से खरीद लिया। इस विषय में महानिदेशक दीक्षित, जो महानिदेशक थे पुरातत्व विभाग के, उनका नाम था दीक्षित, और व्यास जी में पत्र व्यवहार और विवाद भी हुआ था। व्यास जी भद्रमत शिलालेख जैसी कोई चीज़ खोजने पुनः जो है गुलजार मियाँ के गांव गए और उनके गांव में कुएं की पत्थर की बंडेर पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक कुछ लिखा था। गुलजार मियाँ ने उन खंभों को खुदवा दिया और उन पर रखी हुई जो है बंडेर, जो कि एक शिलालेख था, वह व्यास जी को दे दी। इस प्रकार व्यास जी ने भद्रमत के शिलालेख के चले जाने की कमी को पूरा किया, क्योंकि जो है वैसे ही व्यास जी के पास भद्रमत के शिलालेख जैसे अनेक शिलालेख पहले ही विद्यमान थे, इसलिए उसके न मिलने का ज़्यादा दुख उन्हें नहीं था। कैसे जो है क्षतिपूर्ति हुई थी, इसका बहुत ही साधारण सा जवाब रहेगा कि जो है गुलजार मियाँ के गांव में कुएं के पत्थर की बंडेर पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, ये भी जो है एक शिलालेख था जो कि गुलजार मियाँ ने व्यास जी को दिया था। लास्ट जो है प्रश्न है, लेखक अपने संग्रहालय के निर्माण में किन किन के प्रति आभार प्रकट करता है और किसे अपने संग्रहालय का अभिभावक बनाकर निश्चिंत होता है। तो लेखक ने अपनी आत्मकथा में मुख्यतः जो है 4 लोगों के प्रति आभार प्रदर्शित किया है। नंबर 1 ये थे राय बहादुर कामता प्रसाद, उस समय के चेयरमैन थे, और दूसरा हिज हाइनेस श्री महेंद्र सिंह जूदेव, महेंद्र सिंह जो है जूदेव नागौद के नरेश थे, ये राजा थे। और तीसरा जो था राजा साहिब के सुयोग्य दीवान लाल, कौन थे? दीवान लाल भागवेंद्र सिंह। और चौथा था स्वामी भक्त अर्दली जगदेव। आप इनके नाम याद रखेंगे। पहला था कामता प्रसाद, दूसरा थे महेंद्र सिंह, तीसरा थे दीवान लाल भागवेंद्र और चौथा था अर्दली जगदेव। इनका जो है उन्होंने आभार प्रकट किया हुआ है, क्योंकि जो है डॉक्टर और इन चारों के अलावा कुछ अन्य लोगों के सहयोग की भी इन्होंने तारीफ की है। डॉक्टर पन्नालाल जो कि ICS, इनके सहयोग से ही कंपनी बाग में संग्रहालय के निर्माण के लिए भूमि का टुकड़ा उपलब्ध हो सका था, पन्नालाल के सहयोग से। ठीक है, ये सरकार के जो है परामर्श दाता थे। और दूसरा थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के कर कमलों के द्वारा जो है शिलान्यास हुआ था। और तीसरे थे डॉक्टर ताराचंद, ये जो है नेहरू जी के निकट थे और इन्हीं से जो है नेहरू जी से समय मिला था। और जो चौथे थे वो थे मास्टर्स साठे और मुता। देखिए, ये मास्टर साठे और मुता, इन्होंने जो है भवन का नक्शा तैयार किया। और साथ ही साथ जो है व्यास जी ने अपनी आत्मकथा में उन लोगों से क्षमा मांगी है जिनसे उन्होंने कलाकृतियाँ किसी न किसी तरह से हासिल की थी, अर्थात लोगों को छल कर जो है उन्होंने कलाकृतियाँ प्राप्त की थी। लेखक व्यास जी ने संग्रहालय का अभिभावक, देखिए ये जो है दूसरे पॉइंट का है कि किसने यहाँ से किसे अपने संग्रहालय का अभिभावक बनाकर निश्चिंत हुए, कि इन्होंने जो है संग्रहालय का अभिभावक डॉक्टर सतीश चंद्र, इम्पॉर्टेंट है ये, सतीश चंद्र जी को उन्होंने अभिभावक बनाया और निश्चिंत होकर संन्यास ले लिया। और उन्होंने ठीक लिखा है कि वे संग्रह करता थे, आशिक नहीं। ये लिखा था उन्होंने अपने पाठ में कि वास्तव में जो है व्यास जी ने कहा कि मैं जो है संग्रह करता हूँ, इसका
अनुनासिक नहीं। तो ये थे अभ्यास प्रश्नों के उत्तर। आई होप कि आपको अभ्यास प्रश्नों के उत्तर समझ आ गए होंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल का नाम है निशा ठाकुर, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।